सभी मित्रों को वीडियो राजीव और टीम महमूदी की ओर से आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल और मुख्य रूप से हर्षवर्धन का शासन। ठीक है, इसके पहले मैं बता रहा हूं कि पढ़ाई के दौरान आप इन चीजों का अध्ययन करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए है, ये जब मैं पढ़ता था तैयारी करता था उस समय का ही है। ये सिलसिलेवार अध्यायवार व्याख्यात्मक प्रमाणिक हल प्रश्न पत्र ये पब्लिकेशन यूपीएससी का है, क्वेश्चन बैंक प्रीलिम्स का सॉल्व के साथ में डिस्कशन के साथ में दिया हुआ है। देखिए देख रहे हैं ना कैसे पढ़ा जाता था। तो इनसे बहुत बेनिफिट होगा आपको। चीज़ें आपको कई बार प्रश्न रिपीट की जाती हैं और आपको अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। देखिए ये सब अध्यायवार हल प्रश्न पत्र हैं। तो आप भी बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसका, अरिहंत का या जिस किसी का भी आपको लगे, मार्केट में जाकर यूट्यूब पर देखकर अच्छा लगे उसको ले लीजिएगा। ये बड़े काम की चीज़ होगी, है ना। कई सारे प्रश्न तो लगातार रिपीट ही हो जाते हैं, हूबहू पूछ दिए जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं तो इसमें चूंकि व्याख्यात्मक दिया रहता है, एक प्रश्न के उत्तर के साथ साथ 3-4 प्रश्न के उत्तर भी बन जाएंगे। तो कोशिश करना है कि कम से कम 15-20 वर्षों का या मिनिमम 10 वर्षों का प्रश्न पत्र हल करके जाना है ना, अदर पीसीएस का। ये देख लीजिएगा। और साथ में ये हिंदी व्याकरण की किताबें हैं। बाद में जब मेंस देना होता है तो हिंदी में परेशानी होती है लोगों को, या दरोगा का भी एग्जामिनेशन, एसएससी में भी हिंदी से प्रश्न जब पूछे जाते हैं, या परीक्षा के अंतिम दिनों में लोगों को बहुत परेशानियां और काफ़ी भागम भाग और जद्दोजहद होती है। तो इसे बचने का तरीका है कि आराम से, एक बहुत अच्छी किताब है, वासुदेव नंदन प्रसाद की है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इस किताब में लगभग सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसको अभी से हिंदी भाषा है, ध्वनि है ना, संधि है, हिंदी वर्णमाला वर्तनी है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, शब्द रचना, हिंदी संरचना, रचना खंड, संक्षेपण, भावार्थ, कहानी लेखन। तो यहीं से पूछा जाता है। साहित्य की विधाएं हैं। तो धीरे धीरे कर इसको है ना, एक चैप्टर 2-2 पेज, 3-3 पेज, 4-4 पेज प्रतिदिन आप अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे ना, तो फिर परेशानी आपको नहीं होगी, है ना। परीक्षा के अंतिम दिनों में आप समस्याओं से बचेंगे। समझ गए हैं? तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ये अनुभव है हम लोगों का, इस पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखिए जरा मैप की ओर आप देखिए हम लोग आज इतिहास में हर्ष का काल पढ़ रहे हैं। यह भारत का मैप है और यही वो मैप है, यही हिंदुस्तान है जहां पर हमने देखा कि गुप्तों का शासन काल रहा। गुप्तों का शासन काल रहा इसी क्षेत्र में, खास करके उत्तर भारत के क्षेत्र में गुप्तों का शासन काल रहा। और समुद्रगुप्त को, जिसने विंसेंट स्मिथ साहब ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी, उन्होंने 9 उत्तर भारतीय राज्यों को और 12 दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित किया। लेकिन अपने साम्राज्य में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलाया, कई सारी संधि प्रतिसंधियों के माध्यम से उनका एक संबंध कायम रहा। यहाँ उज्जैन है और पाटलिपुत्र है, ये राजधानी थी गुप्तों की। गुप्तों का जब पतन हुआ विभिन्न कारणों से, साम्राज्य के बाद साम्राज्यों का उत्थान पतन तो इतिहास की एक श्रृंखला और निरंतरता की कहानी होती है। उसके बाद आप देखिए गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्र में कई छोटे छोटे क्या बनते हैं, राजवंश बनते हैं। और इन्हीं राजवंशों की कहानी गुप्तोत्तर काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे। और इन छोटे छोटे राजवंशों में कुछ एक राजवंशों ने बड़ी समृद्धि और एक साम्राज्यवादी शासन कायम किया। गुप्त काल जैसा तो कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे पुष्पभूति वंश के हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन ने एक अच्छे खासे क्षेत्र पर उन्होंने साम्राज्य कायम किया। आगे चल के देखते हैं पाल हैं, प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट हैं। दक्षिण भारत में चोल जैसा बड़ा बड़ा साम्राज्य बना है। उत्तर भारत में कई राजपूत काल में भी हमने देखा है। लेकिन बाद में चल के 750 एडी के बाद सामंतवाद का काल आता है और छोटे छोटे राज्यों का काल आता है। एक तरह से हम लोग ये मैप देखते हैं यहाँ, ये देखिए ये हर्षवर्धन के समय का ये मैप है। और जिस तरह से ये हल्का लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है। आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है। हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार है कि कहाँ कैसे कैसे है। आप देख सकते हैं कि इनके साथ साथ में हम लोग वेस्टर्न घाट दक्षिण में देखते हैं, चालुक्य हैं, यहाँ है। चालुक्य के साथ साथ यहाँ हम लोग कलिंगा राज देख सकते हैं, ये सब चालुक्य हैं, ये क्षेत्र है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं चोलाज हैं, चोलाज का क्षेत्र है। और इन सब क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये बोध गया है, काशी है। आप एकदम क्लोज व्यू करके इसको दिखाइए जरा अच्छे से, ताकि ये समझ सके। थानेश्वर है, ये प्रारंभिक में पुष्पभूति वंश का ये राजधानी रही है थानेश्वर। और आगे चल के फिर कन्नौज, चूँकि एक समृद्ध प्रदेश था तो कन्नौज के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों में भी संघर्ष रहा। और उसके पहले भी यहाँ चल के हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीता और फिर इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और मुख्य रूप से यही वो क्षेत्र है, यही वो पट्टी है जिस पर
हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। आप देख सकते हैं थानेश्वर है, कश्मीर का क्षेत्र थानेश्वर है, इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र है, यही आधुनिक कुरुक्षेत्र के पास उस समय का थानेश्वर था। राजधानी मथुरा है, एक गंगा यमुना दोआब है, यही कन्नौज है। काफ़ी समृद्ध व उपजाऊ भूमि है ये, है ना। तो आप देख सकते हैं इसको, प्रयाग है, काशी है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हर्षवर्धन के समय काल में यहाँ पर सीयुकी नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आएंगे, और उसके बाद में महायान बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गाजीपुर वाला क्षेत्र है ना, ये पुंडरपुर क्षेत्र है, और इधर इसको बोला जाता था, ये असम वाला जो क्षेत्र है ना, कामरूप बोला जाता था। तो अच्छे से देख लीजिए इसको, आप भी अपने मैप में, है ना, नोट्स के साथ में इसको अटैच कर लीजिए, और तब फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए इसका। अब हम लोग इसको देखिएगा, हम लोग ये पढ़ेंगे। इसी समय ये गुप्त वंश के पतन के बाद कई सारे राज हैं, मैत्रक हैं, मौखरी हैं, पुष्पभूति हैं, परवर्ती गुप्त हैं, गौड़ शासक हैं, बंगाल वाले क्षेत्र में, है ना, गौड़ शासक रहेंगे। ये देख लीजिएगा, बंगाल वाले क्षेत्र में गौड़ शासक रहेंगे, परवर्ती गुप्त रहेंगे, मौखरी रहेंगे, पुष्पभूति रहेंगे, उत्तर मैत्रक रहेंगे, और पुष्पभूति वंश के संस्थापक, है ना, ये उनके समय में इसका अपने साम्राज्य का वो ये करेंगे। आइए अब हम लोग चीजों को समझते हैं और देखते हैं। आइए ये इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। बीपीएससी में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम लोग देखते हैं पुष्पभूति वंश के बारे में। वर्धन राजवंश कहा जाता है, ये गुप्तोत्तर काल की प्रमुख ऐतिहासिक कहानी है, कहानियों की श्रृंखला है पुष्पभूति वंश। स्रोत क्या है? वानभट्ट। वानभट्ट एक प्रसिद्ध विद्वान थे, हर्ष के मित्र भी थे और दरबारी कवि भी थे। इनकी प्रमुख कृति है हर्षचरित और कादम्बरी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। वानभट्ट की प्रमुख कृति है हर्षचरित है और कादम्बरी है, पूछा जाता है प्रश्न। हुएनसांग, जैसा कि हमने बताया कि हर्षवर्धन के दरबार में ये चीन के राजदूत थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए हर्षवर्धन के राज दरबार में आए थे। ये हुएनसांग है, इनकी बहुत प्रमुख कृति है ये सीयुकी है। पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि सीयुकी के रचयिता कौन है, या हुएनसांग ने कौन से ग्रंथ की रचना की। इन्होंने सीयुकी की रचना की। पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य शासक हैं, दक्षिण भारत में इनका राज था। ऐहोल प्रशस्ति है रवि कीर्ति की, रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, जैसा कि वानभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय के भी एक कवि थे, रवि कीर्ति थे। और रवि कीर्ति का ऐहोल प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय ने ये नर्मदा के किनारे पराजित किया था हर्षचरित को। हर्षचरित यानी कि किसको पराजित किया था? हर्ष को पराजित किया था। और इसी के बारे में ये प्रशस्ति अभिलेख में लिखा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मुख्य रूप से ये पुलकेशिन द्वितीय की विजय की गाथा है। एक कलहन है, कलहन है, इन्होंने राज तरंगिनी, है ना, नामक क्या लिखा है? ग्रंथ लिखा है। राज तरंगिनी पहली बार, ये एक ऐतिहासिक कृति है, पहली बार वैज्ञानिक व क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा गया है राज तरंगिनी में। ये जैन उल आबदीन के समय में कलहन जो थे, ये कश्मीर के शासक थे जैन उल आबदीन, उन्हीं के समय के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे कलहन। और इन्होंने ही राज तरंगिनी पहली बार, इन्होंने बहुत एक तरह से क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से इतिहास की रचना किया है राज तरंगिनी के रूप में। तो बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो राज तरंगिनी या राज तरंगिनी जो भी है बस। अब देखिए प्रमुख शासक हम लोग देखते हैं। इस वंश के संस्थापक जो हमने पढ़ा पुष्पभूति वंश, इस वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति हैं, संस्थापक हैं पुष्यभूति। राजधानी इनकी कहाँ थी? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा में है। ये थानेश्वर राजधानी है, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर है। प्रमुख शासक इसके हैं प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन। और आगे चल के प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति वंश के संस्थापक, ठीक है, हमने देख लिया कि कौन है।
उसके बाद संस्थापक पुष्यभूति, इनके नाम से वंश रहा। इनके बाद के जो राजा हुए, दूसरे क्रम के जो राजा हुए वो प्रभाकर वर्धन हैं, और तीसरे जो राजा हुए वो राजवर्धन हैं, और चौथे जो राजा हुए वो हैं हर्षवर्धन। ये प्रमुख शासक हैं, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। सबसे महत्वपूर्ण हर्षवर्धन का कार्यकाल है जिन्हें हमें पढ़ना है। इनकी बहन का नाम था राजश्री, जिनकी शादी ग्रहवर्मन से हुई थी। कन्नौज के ये शासक थे ग्रहवर्मन, जिनकी हत्या शशांक ने कर दी थी। शशांक के बारे में हमने जानकारी दी। शशांक जो है ये बंगाल के गौड़ शासक थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। बाद में चल के राजवर्धन की ये छल से हत्या कर देते हैं, और फिर लेकिन शशांक को भी अंतिम रूप से पराजित कर दिया जाता है। ठीक है। अब हर्ष के दरबार में कुछ विद्वान हैं, ये देखिए, वानभट्ट हैं, मयूर हैं और मतंग दीवार हैं। मतंग दिवाकर मुख्य रूप से वानभट्ट की चर्चा ज़्यादा मिलती है, प्रश्न पूछे जाते हैं वानभट्ट से, तो वानभट्ट देख लेना है। हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया है, तो ये प्रांतीय प्रशासक होते थे, जैसे आज के गवर्नर उस तरह से लोकपाल थे। और ये देख लीजिए हर्ष का कुछ प्रशासन है। हर्ष का प्रशासन में मुख्य रूप से मंत्री परिषद प्रकार की व्यवस्था है, और जैसा कि आपको पता है कि अब तो समृद्धि का वो स्तर रहा नहीं, समृद्धि का स्तर गुप्तों वाली तो रही नहीं, तो जब समृद्धि का स्तर वो रहेगी नहीं तो गुप्त समय का जो शासन प्रशासन है उसमें क्या होगा, उसमें कमियां आएंगी, धीरे धीरे सिकुड़न आएगी, और वो सिकुड़ेंगी और धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि इनकी मंत्रिपरिषद का आकार भी छोटा होगा, और इनके अधिकारियों की जो संरचना रहेगी वो भी कम रहेगी। तो यहाँ देखिए हर्ष का मंत्रिपरिषद में ये ध्यान रखिएगा, सिंहनाद बोला जाता था मुख्य सेनापति को, सिंहनाद मुख्य सेनापति को बोला जाता था। भंडी भी प्रधान सचिव को बोला जाता था, याद रखिएगा, ये सब अधिकारी हैं, भंडी हैं, सिंहनाद हैं। कुंतल, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल बोला जाता था, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल, है ना, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल, और गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त बोला जाता था। यही मंत्रिपरिषद के कुछ प्रमुख अधिकारियों का नाम है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये देख लीजिएगा। और फिर हम लोग देख लेते हैं मुख्य रूप से हर्षवर्धन के बारे में। 606 से 647 ईस्वी इनका राज्यकाल है, हर्षवर्धन का 606 से 647। वर्धन वंश के ये शक्तिशाली सम्राट हैं। 16 वर्ष में इन्होंने गद्दी संभाला था। इंपॉर्टेंट शिलादित्य नाम से इनको जाना जाता है, शिलादित्य। शील के कारण, आचरण के कारण, विनय के कारण इनका नाम क्या था, शिलादित्य। पूछा जाता है कि शिलादित्य किस भारतीय शासक को जाना जाता था, तो शिलादित्य हर्षवर्धन को जाना जाता था। इन्होंने शशांक को पराजित किया था। शशांक गौड़ शासक हैं, गौड़ शासक शशांक हैं जो शैव धर्म के उपासक थे। इसी के कारण से ये मुख्य रूप से शैव धर्म के उपासक होने के कारण इन्होंने नालंदा जो बोध गया में बोधि वृक्ष रहा, इसको भी इन्होंने क्या किया है, कटवाया था। तो शशांक को पराजित ये करेंगे हर्षवर्धन, कन्नौज को जीतेंगे हर्षवर्धन, और इसको इन्होंने अपनी राजधानी, द्वितीय राजधानी बनाएंगे। शशांक शैव धर्म से संबंधित हैं। 619 में इनकी मृत्यु हो गई। बोधि वृक्ष को इन्होंने कटवा दिया था। और अभी का जो बोधि वृक्ष है वो 5वीं 6ठी पीढ़ी का, इसमें विवाद भी है, अब प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो याद रखिएगा। शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट करवाया। किस शासक ने बोधि वृक्ष को नष्ट करवाया, तो गौड़ शासक शशांक ने। तो कन्नौज को जीत लिया हर्षवर्धन ने। अब देखिए ह्वेनसांग, यही ह्वेनसांग है जिन्हें राजकुमार बोला जाता है, शाक्य मुनि भी बोला जाता है, और नीतियों का पंडित भी बोला जाता है। ये स्कॉलर थे, चीन के विद्वान थे, और ये बौद्ध धर्म की खोज में, ज्ञान विज्ञान की खोज में भारत भूमि पर आए थे। जैसा कि आपको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय के महाविद्यालय की कृति, उसके पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय की कृति पूरे विश्व में विराजमान थी, और नालंदा विश्वविद्यालय में तिब्बत, चीन, श्रीलंका, दक्षिण एशियाई विभिन्न या फिर एशियाई देशों कई सारे स्कॉलर यहाँ पर अध्ययन अध्यापन के लिए आते थे। तो इसी ज्ञान विज्ञान की हमारी जो भूमि रही है, भारत भूमि, जम्बू द्वीप आर्यावर्त है, इसी पर ज्ञान विज्ञान, चीन के साथ एक परंपरावादी और पुरातन प्रकार की हमारी संस्कृति रही है, मेल जोल रहा है, हाव भाव रहा है। जैसा कि देखा आपने कि ह्वेनसांग का यहाँ आना, और आगे चल के कई हमारे मित्रों ने, कई हमारे हर्षवर्धन जैसे शासकों ने चीन में अपने राजदूत को भेजा। ह्वेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत चीन संबंध की बात की जाती है तो ह्वेनसांग जैसे लोग हैं, हम लोग इनकी ऐतिहासिक कृति को
और इस तरह से हमने अपने एक तरह से इसको करके हम लोग भारत चीन के संबंध को आगे आने वाले समय में मधुर बना सकते हैं। हालांकि चीन में जब तक लोकतंत्र की शुरुआत नहीं होगी तब तक ये सब चलते रहेगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो सैनिक शासन होती है, मार्क्सवादी शासन होती है, वह तो डर और आक्रामकता बेस्ड ही होती है। और मुख्य रूप से चीन की समस्या का समाधान जो कितनी बढ़िया इसकी अच्छी परंपरा रही है, तो आने वाले समय में चीन में लोकतंत्र तो आना ही आना है, तो सभी समस्याओं का समाधान उसके माध्यम से भी ये होना होता है। तो इंसान का आगमन हुआ है हर्ष और बौद्ध धर्म। जैसा कि हर्षवर्धन ने ये बौद्ध धर्म को क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, बौद्ध धर्म को हर्षवर्धन अपनाएंगे, महायान शाखा को अपनाएंगे। बौद्ध धर्म किससे प्रभावित होकर अपनाएंगे ये, तो ये ह्वेनसांग से ही प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, विशेषकर महायान शाखा को जो उदार शाखा थी। हर्षवर्धन ने ये ह्वेनसांग के बारे में याद रखिएगा, ये सीयूकी नामक ये ग्रंथ लिखेंगे, सीयूकी, इसकी बहुत प्रमुख कृति इनकी है, याद रखिएगा। ह्वेनसांग के बारे में हर्ष के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन ने, शासक ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 ऐतिहासिक कृतियों की रचना की है। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली हर्ष की कृति है। प्राचीन भारत का अंतिम, इनको हिंदू शासक भी बोला जाता है, महान शासक। ये जानकारी के लिए विभिन्न धर्मों का इन्होंने सभा आयोजित किया। कन्नौज में देखिए अशोक की जो परंपरा चल रही है, अशोक की जो परंपरा चल रही है, कनिष्क की जो परंपरा चल रही है, इसी की निरंतरता में हम देखते हैं कि हर्ष का भी नाम आता है। तो महान शासक वही हुए हैं जो सबको साथ लेकर चले हैं, सभी धर्मों का जिन्होंने सम्मान किया है, शांति व सद्भाव की नीति पर जिन्होंने अपने राज को रखा है। चाहे अकबर महान हो, चाहे अशोक महान हो, इतिहास गवाह है, सबको लेकर चलने वाले ही लोग सफल व महान होते हैं। तो ये विभिन्न धर्मों की सभाओं का आयोजन होता था इनके समय कन्नौज में। और एक महामोक्ष परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक 5 वर्षों में ये प्रयाग में, प्रयाग कहाँ, इलाहाबाद को प्रयाग बोला, गंगा सरस्वती यमुना के पवित्र संगम पर प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद नाम से एक सभा, विभिन्न धर्मों की सभा बुलाई जाती थी। और यहाँ पर राजा हर्षवर्धन खुलकर दान करते थे। यहाँ तक कहा जाता था कि वो अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर देते थे और पहनने के लिए भी उनके पास वस्त्र भी नहीं बचता था। तो बहुत महत्वपूर्ण है। महामोक्ष परिषद पूछा जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष में हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में, इलाहाबाद में के संगम पर यह स्थापित किया जाता था। मुख्य रूप से इसका मकसद था विभिन्न धर्मों के बीच समभाव सद्भाव कायम करना। हमने पढ़ा कि पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक हैं, पुलकेशिन द्वितीय हैं, ये होल अभिलेखन से संबंधित है। ये नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। और इस युद्ध में हर्षवर्धन की क्या हुई थी, पराजय हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय जीते थे। रवि कीर्ति का जो है प्रशस्ति इसमें स्पष्ट वर्णित है। व्यापारिक केंद्र हम देखते हैं मथुरा, सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था मथुरा, सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र मथुरा था। दरबारी कवि इनके वानभट्ट थे, हमने पढ़ा, जिनकी कृति हर्षचरित व कादम्बरी है। मयूर है, इनकी कृति है, ये भी विद्वान थे। सूर्य शतक है, मरुत कृति है। और कुछ टैक्सेशन देख लीजिए। कर क्या था, हिरण्य कर था जो नगद लिया जाता था, हिरण्य नगद कर था। भाग होता था जो कृषि उपज पर होता था, 1/10वां भाग था। गुप्त काल में हमने 1/6 पढ़ा, यही चल के आगे इसमें कमी बेसी होते रहेगी। हालांकि सामंतवाद में तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगी, बहुत सुदृढ़ हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा किसानों पर बोझ हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था हो जाएंगी। तो ये भाग रहा है, हिरण्य नगद कर है, भाग कृषि उपज पर कर है, और बलि जो है सो ये भी कर है। ठीक है, बलि भी एक प्रकार का कर ही था। ये टैक्सेशन सबसे छोटी इकाई ग्राम अक्षपटलिक है, ग्राम अक्षपटलिक को कहा जाता था। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इधर आइए, प्रशासन स्क्रीनशॉट बेस का ले लीजिएगा। और मोटे तौर पर हमने प्रशासन की जो बात की थी, प्रशासनिक व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रशासन, चाहे वो मौर्य प्रशासन हो, चाहे वो गुप्त प्रशासन हो, या इन्हीं बाद में चल के हमने, यदि हम लोगों ने हर्ष का भी प्रशासन देखेंगे, हर्ष की प्रशासन, तो इनका प्रशासन भी इस जैसा ही रहेगा। हमेशा प्रशासन मुख्य रूप से कई स्तरों पर होगा। सबसे प्रथम प्रशासन का जो होगा वो केंद्रीय प्रशासन, जिसके बारे में आपको पता है कि अलग अलग नामों से बोला जाता था, केंद्रीय प्रशासन। और मुख्य रूप से यहाँ पर सर्वे सर्वा राजा होते थे, और राजा की सहायता सहयोग के लिए क्या होते थे, विभिन्न मंत्री परिषद होते थे। और मंत्री परिषदों के विभिन्न सदस्य होते थे। महामात्य बोला जाता था, महामात्य बोला जाता था, या अमात्य बोला जाता था। अब यही मौर्य काल में
ये बहुत एक लंबी चौड़ी श्रृंखला रहेगी। 18 तीर्थ होते हैं, 27 अन्य प्रमुख अधिकारी हैं, लेकिन गुप्त काल में इसमें कमी आ जाती है। मुख्य रूप से 5-6 मंत्रिपरिषद के सदस्य रहेंगे। अब हर्ष के काल में और भी कमी आ जाती है, 3-4 ही मुख्य रूप से रहेंगे। ये हुआ। फिर एक केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रशासन होता था, क्या होता था? प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन होता था, यानी कि राज्य प्रशासन। आज भी जैसे राज्य है उसी तरह से होता था। इसको बोला जाता था भुक्ति ऊपरी, अलग अलग समय में अलग अलग बोला जाता था। मुख्य रूप से इस समय का प्रशासन वही है जो ये गुप्तों का जो प्रशासन है, अभी प्रशासन की वही रहेगी। हाँ, लेकिन इसी गुप्त प्रशासन की निरंतरता है, इसकी निरंतरता है, लेकिन चूंकि सीमाएं हैं, अब समृद्धि वो रही नहीं, वो व्यापार रहा नहीं, तो प्रशासन में भी कमियां देखने को मिलेगी। लेकिन गुप्तीय प्रशासन जो है, गुप्त काल के प्रशासन रहेगा। प्रांतीय प्रशासन में भी वही है, यहाँ भी लोकपाल रहेंगे या स्थानिक रहेंगे या कुमार रहेंगे, और इनके नेतृत्व में भी छोटे प्रकार की एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था रहेगी। एकदम 2-3 अधिकारी रहेंगे, टैक्स से संबंधित, विधि व्यवस्था संबंधित, ये प्रमुख है। फिर तीसरे हम लोग क्रम में आते हैं प्रशासन में, तो फिर हम लोग देखते हैं जिला प्रशासन है। यहाँ जिला प्रशासन को भी यहाँ विषय प्रशासन बोला गया है, जो गुप्त काल में बोला गया है, जिला प्रशासन। और फिर यहाँ भी कुछ प्रमुख 1-2 अधिकारी होते थे, 1-2-3 अधिकारी होते थे, इनको देख लीजिएगा। जो गुप्त काल में है वो यहाँ भी है। चौथा प्रशासन होता था अनुमंडल प्रशासन, जिसको हम लोग अनुमंडल या ब्लॉक प्रशासन कह सकते हैं, या फिर पेठ प्रशासन कह सकते हैं, या तहसील प्रशासन कह सकते हैं, जो बीच का प्रशासन होता था। यहाँ में कुछ 1-2 प्रमुख अधिकारी होते थे, और अंतिम और सबसे निचला प्रशासन शुरू से रहा है, ये ग्राम प्रशासन रहा है। जैसा कि ग्राम प्रशासन के बारे में पता है कि यहाँ के प्रमुख होते थे, क्या होते थे? अभी मुखिया जी हैं, मुखिया हैं, महतर हैं, है ना, महा अक्ष पटलिक है, अभी हमने पढ़ा है ग्राम, हाँ, यहाँ के होते थे ग्राम अक्ष पटलिक होते थे। तो यही प्रशासन की श्रृंखला रहेगी। बाकी आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा कि इसको क्या बोला जाता था गुप्त काल में। मुख्य रूप से गुप्तों की श्रृंखला, ये मैं आपको प्रशासन समझाने के लिए दिया हूँ। बाकी यही है। यहाँ हर्ष का मंत्रिपरिषद हमने देखा है ना, भंडी प्रधान सचिव हैं, कुंतल अश्वसेना के प्रधान हैं, सिंहनाद मुख्य सेनापति को कहा जाता है, और स्कंदगुप्त गज सेना के प्रमुख हैं। ये कर हमने देखा, हिरण्य कर है, नगद है, भाग है, कृषि उपज पर कर है, बलि है, ये भी कर है, और सबसे छोटी के ग्राम अक्ष पटलिक, यही तो रहा है। हर्षवर्धन के समय में इनके राज्य में शांति थी, समृद्धि थी। हर्षवर्धन एक महत्वाकांक्षी शासक थे, बहुत अच्छे शासक थे, सर्वधर्म समभाव की ये नीति पर चलने वाले थे, सबको लेकर ये साथ में चलते थे। और इनका साम्राज्य भी भारत के उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों पर रहा, और हमने देखा कि गुप्त काल के बाद में हर्षवर्धन का साम्राज्य ही रहा अंतिम रूप से एक महान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि संरक्षक थे, हालांकि ऐसी बात नहीं, अंतिम हिंदू महान शासक ये नहीं है। इस सर्वधर्म समभाव को पोषित करने वाले शासक रहे हैं, जो हमारी परंपरावादी जो हमारी संस्कृति रही है। अशोक जिस धर्म का पालन किया, धर्म का पालन किया, सर्वधर्म समभाव की नीति पर चले हैं, तो हर्षवर्धन ने ऐसा ही किया। इनके जो पूर्वज थे वो सूर्य की उपासना करते थे, शैव के उपासक थे, लेकिन इनके विपरीत हम देखते हैं कि हर्षवर्धन ने आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया एवं अन्य विभिन्न धर्मों को भी संरक्षण दिया। तो बौद्ध एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन हमारे भारत के इतिहास में एक महान शासकों की श्रृंखलाओं की कड़ियों में प्रमुख एक कड़ी है ना। जिस तरह से मोतियों की दाना में हमारे अशोक महान, कनिष्क जैसे, अकबर जैसे शासक आते हैं, तो हर्षवर्धन जैसे भी शासक आते हैं। उनकी नीति को आप देख रहे हैं, राजनीति को देखें, शासन को देखें, रणनीति को आप देख रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय के साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण देख रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी आप विकास देख रहे हैं। रहट होता था, ये रहट था, रहट या घटी यंत्र था, ये सब क्या था, तो सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। हालांकि बाद में चल के दिल्ली सल्तनत के काल में इसमें टेक्नोलॉजी में और अपग्रेडेशन आएगी, तकनीकी परिवर्तन आएगी, और ज़्यादा इसको स्मार्ट और वैज्ञानिक बनाया जाएगा। इस समय सिंचाई कुओं से भी होती थी। नहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, फिरोज शाह तुगलक आदि। तो ये मुख्य रूप से इनके बारे में, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके काम आएंगी, फिल्म्स में इंटरव्यू सभी चीज़ों में काम आएंगी। ये हमने पढ़ा पुष्यभूति वंश के बारे में, जैसा कि मथुरा के बारे में पढ़ा, सूती वंश का प्रमुख केंद्र था मथुरा, सूती वस्त्रों की राजधानी थी, सिंचाई के लिए तुला यंत्र होता था, और दंडपासिक, हाँ, पुलिस कर्मियों को भाट बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, पुलिस कर्मी को भाट बोला जाता था। दंडपासिक, ये भी पुलिस कर्मी ही होते थे।
और भांडी सिंहनाथ कुंतल ये अधिकारी थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम अक्सपटलिक होते थे। और प्रशासन के बारे में हमने कहा है महाराज सामंत। अब सामंतवाद भी तो शुरू हो गया ना, सामंतवाद की शुरुआत हो गई है प्रशासन में। हर्ष का मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। मंत्री या सचिव को अमात्य कहा जाता था। प्रशासन को सुविधा के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया जाता था और प्रांतों को हम लोग, जो राज प्रांत था इसको हम लोग भुक्ति भी कहते हैं, भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था उसको राजस्थानीय, ऊपरी क्या राष्ट्रीय कहा जाता था। याद रखिएगा, भुक्ति का प्रशासक राजस्थानीय, ऊपरी क्या राष्ट्रीय कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासक के लिए लोकपाल का शब्द भी आया है। और भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था। जिलों को विषय कहा जाता था, जिसके प्रधान विषयपति होते थे। विषयपति होते थे जिलों के प्रधान जो होते थे सो। और जिलों को कई सारे पेठ में विभाजित किया जाता था, जो आज के समय तहसील या अनुमंडल है। पेठ में इसके जो प्रमुख होते थे पाठक होते थे और सबसे निचली इकाई होती थी ग्राम अक्सपटलिक। ग्राम प्रशासन की तो मुख्य रूप से यही गुप्त का प्रशासन है। तो इसी के साथ मैं आपकी सफलता के लिए कामना करता हूं, है ना, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आपने महाबोधि को मजबूत करना है तो आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप जल्दी से आप अधिकारी बनिए और फिर अपने महाबोधि को मजबूत करना है। आप दीपो भव, ठीक है। सभी को मेरी ओर से नमन, वंदन और अभिनंदन।